हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी। काशीराम जी कहते थे कि मैंने तो सारी किताबें नहीं पढ़ी, मगर मैंने बाबा साहब की एक ही किताब पढ़ी। वो किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है, और शायद एकमात्र ऐसी किताब है जो भारत की सभी जिसकी लिपियाँ है उसमें उसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसको वामसेव के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में उस किताब को पढ़ा तो एक बार मैं स्टूडेंट था, उस समय इधर ही औरंगाबाद में ही पढ़ रहा था, उस समय पढ़ा मैं। वो हिंदी की कॉपी थी ट्रांसलेशन की, बहुजन कल्याण प्रकाशन, मुझे याद है लखनऊ के बहुजन कल्याण प्रकाशन ने उसको पब्लिश किया था। और वो हिंदी मुहावरेदार हिंदी थी, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी थी, बहुत शुद्ध हिंदी। वो मैंने पहली बार पढ़ा और तब से मुझे हिंदी भाषा की बहुत ज़्यादा चाहत पैदा हुई। और इसलिए मैं महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी मराठी में नहीं बोलता, महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। सारे देश भर में मैं हिंदी में ही बोलता हूँ और महाराष्ट्र के अधिवेशन में भी मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, क्योंकि भाषा एक बार ज़बान पर चढ़ जाती है तो उसी में बोलना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं हिंदी में ही ज़्यादातर बोलने का प्रयास करते रहता हूँ। साथियों, हम लोग जो है ये एक बहुत बड़ा 625 जिलों में 769 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे देश भर में, उसमें से 625 जिलों में हमारी शाखाएं हमने विस्तारित की है। इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ है। अब ये जो 625 जिले हैं, फिजिकली में 500 जिलों में जाके मीटिंग किया। तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क संगठन बनाने के लिए किया गया और तमाम प्रकार की भाषाओं का अवरोध दूर करने के तरीके डेवलप करने के आधार पर तमाम प्रकार की भाषाओं में लोगों को अब उनकी मातृभाषा में समझाने का प्रयास किया। और इस वजह से आज 500 जिलों में से ज़्यादा 625 जिलों में अब ये संगठन फैला हुआ है। और अभी वामसेव संगठन के हम लोग अधिवेशन लेते हैं और प्रशिक्षण भी लगातार सारे देश भर में लेते रहते हैं। प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पर वामसेव जो कर्मचारी लोगों का संगठन है और कर्मचारी लोगों का संगठन बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद ये था कि हम लोग SC ST OBC के जो लोग हैं उन लोगों को आंदोलन चलाने के लिए कोई टाटा बिरला अम्बानी पैसा नहीं दे सकता और बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी साधन के, संसाधन के कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इस जजमेंट के आधार पर काशीराम जी ने सोचा कि अगर हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों को हम संगठन बनाते हैं तो उनके पास से आंदोलन चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधनों के बगैर कोई संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और देश में तो कहाँ RSS के पास कैडर बेस संगठन है, या तो कम्युनिस्टों के पास कैडर बेस संगठन है, या तो वामसेव के पास कैडर बेस संगठन है। बाकी जो क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा नहीं देर टिकता। हमारे भगत साहब ने कहा कि इतने साल से 40 साल से संगठन चल रहा है
तो उनको चमत्कार लगा कि ये कैसे हो गया भाई, हमारे समाज में तो 2-4 साल संगठन नहीं चल सकता और हमारे लोग आपस में झगड़ा करने के लिए इतने माहिर है, तो वो 40 साल से कैसे इकट्ठा रह रहे हैं। तो 40 साल से लोग इकट्ठा रहने के पीछे मतलब ये है कि लोगों के सामने कोई ध्येयवाद होना चाहिए। अगर लोगों के सामने कोई ध्येयवाद होता है तो उस ध्येयवाद को पूरा करने के लिए आदमी लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। अगर कोई ध्येयवाद नहीं है तो फिर हमारे लोग आपस में झगड़ा लगाने का कोई ध्येयवाद नया पैदा कर लेते हैं, तो वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ ध्येयवाद तो चाहिए। तो लोगों के सामने कोई ना कोई ध्येयवाद होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये ध्येयवाद उसमें बताया है कि ये जो जाति व्यवस्था है ये ऐसी खड़ी व्यवस्था है, ऐसी खड़ी व्यवस्था है। ये सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है नीचे, फिर वैश्य नीचे है, फिर ये शूद्र नीचे है। तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था के नीचे फिर 5वां वर्ण है अछूत। 5वां वर्ण है अछूत, वो उसको गिनती में नहीं मानते, इसलिए 4 गिनते वक्त 4 को ही गिनते हैं। मैं 5वां गिन रहा हूं क्योंकि अगर ब्राह्मण लोग नहीं गिनते हैं तो ठीक है, मुझे तो गिनना चाहिए। तो गिनने का काम मैं कर रहा हूं कि ये 5वां जो है अछूत है। ये जो 5वां है SC ST OBC, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये है SC यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शेड्यूल कास्ट कहा गया है, मगर ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार ये अछूत है। फिर उसके नीचे और है, उसके नीचे और है आदिवासी। ब्राह्मण लोग उसको जंगली बोलते हैं। जंगली का मतलब है इंसान नहीं। जंगली शब्द का अर्थ है जो इंसान नहीं। जंगल में तो जंगल में तो जानवर रहते हैं ना, जंगल में इंसान थोड़ी रहते हैं। तो ये जंगली, आदिवासियों को ये लोग जंगली बोलते हैं ब्राह्मण लोग। तो उसके बाद ये आदिवासी है, और उसके बाद और तीसरा है वो है क्रिमिनल ट्राइब्स। उसके नीचे भी है, वो कौन सा है? क्रिमिनल ट्राइब। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लोगों को इस तरह से नीचता तक गिरा दिया कि उसको अपना उदर निर्वाह चलाने के लिए मारने काटने का धंधा करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं रखा। तो इस तरह से एक क्रिमिनल ट्राइब्स डेवलप हो गया। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने ये सारा का सारा ये डेवलप किया हुआ है। तो हम लोगों ने समाज को बदलने के लिए ये संगठन बनाया है, और संगठन बनाने के लिए इसको काशीराम जी ने इसको 93 में शुरू किया, जिसको वो बर्था बामसेप कहते हैं। और नहीं, उसको वो कॉन्सेप्ट ऑफ बामसेप कहते हैं। और 78 में दिल्ली में उन्होंने अधिवेशन लिया, उस अधिवेशन का नाम रखा बर्थ ऑफ बामसेप। 78 में, 73 में कंसेप्शन ऑफ बामसेप, यानी बामसेप की गर्भधारणा, कंसेप्शन ऑफ बामसेप, और 78 में बर्थ ऑफ बामसेप, यानी ये जो बामसेप का बच्चा है ये माँ के पेट में 5 साल रहा। तो ऐसे तो 9 महीने 9 दिन रहता है जो बच्चा है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने 9 दिन रहता है, मगर बामसेप का जो बच्चा है वो 5 साल रहा। उसके वजह से, उसकी वजह है कि उसको एकदम प्रारंभिक स्थल में ही उसको मजबूत किया गया, इसलिए 40 साल तक। अगर 78 से गिना, 73 से गिनते हैं तो 27 और 25 तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस तरह से साथियों ये बहुत ज़्यादा
लंबा समय हो रहा है, चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा विशाल संगठन हो गया है। और अब बहुत सारे जो लोग हैं इसकी तुलना आरएसएस के साथ करते हैं। तो आरएसएस का संगठन शायद नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं। आरएसएस का संगठन जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बजाय उन लोगों ने पॉलिटिकल लोगों का संगठन खड़ा किया है वहाँ, और फिर उसके बाद आरएसएस का संगठन खड़ा करेंगे, क्योंकि उधर उन नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं। क्योंकि आरएसएस को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए उनको इग्नोरेंट लोगों की ज़रूरत है, और ज़्यादातर इग्नोरेंट लोग ओबीसी के अंदर उनको मिलते हैं, और इसलिए ओबीसी को आधार बनाकर उन्होंने ये आरएसएस को डेवलप करने का काम किया है। और उसी ओबीसी को आरएसएस में मजबूत करने के लिए एक ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ओबीसी को एक देश का प्रधानमंत्री बनाते वक्त एक ध्यान रखा गया है कि वो ओबीसी ऐसा होना चाहिए जो अपने से कहे कि मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं तो वैश्य हूं। तो नरेंद्र मोदी ये ऐसे जाति से संबंधित है जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर अपने को वैश्य कहते हैं। वैश्य नहीं है, वैश्य तो त्रैवर्णिकों में से 3 वर्ण वाला होता है, तीसरा वर्ण होता है। तो जो छोटे मोटे धंधे करते, जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि अब चने भूनकर, अब मराठी में उसको फुटाने बोलते हैं, उसका धंधा कर लिया, तो वो अपने को, वो तो है शूद्र, वो क्या वैश्य है। क्यों? क्योंकि वो फुटाने का धंधा कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जातियां जो है वो ऊपर के जाति में चढ़ने की कोशिश करती रहती है। इससे होता क्या है? इससे कुछ होता नहीं है, उनका कोई उद्धार नहीं होता है। अभी नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है, यानी तेली जाति का है। नरेंद्र मोदी तेली जाति का है, तो तेली जाति के लोग तेल का बेचने का धंधा करते हैं, तो वो क्या नहीं है, तो वैश्य। क्यों? तेल का धंधा करते हैं। तो अब क्या कहा जाए? मगर जो मंडल कमीशन है, जो समाजशास्त्री लोग हैं, उन लोगों ने जब गिनती की तो तेली को उन्होंने मंडल कमीशन के ओबीसी की लिस्ट में डाला। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी ओबीसी की लिस्ट में है, मगर समाज में वो अपने आप को वैश्य कहते रहते। वैश्य है नहीं। और ब्राह्मणों को क्या होता है? इससे फायदा होता है ब्राह्मणों को। अब वो वैश्य कहने वाला आदमी को ब्राह्मणों ने उसको कहा वैश्य, हाँ ठीक है वैश्य, तो आ जाओ हमारे पास। तो उसको पकड़कर प्रचार किया, नरेंद्र मोदी को वैश्य के तौर पर लिया और प्रचार किया कि ओबीसी को हम देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। मगर उसको कहा नहीं तुम वैश्य हो। और सारे ओबीसी के अंदर प्रचार किया कि ओबीसी है, ओबीसी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है। तो ये सारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए ये सारा किया हुआ है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। 6000 जाति के टुकड़ों में 3743 जातियां ओबीसी की है और बाकी की जातियां एससी और एसटी की है। तो एससी एसटी ओबीसी मिलाकर के 6000 जाति के टुकड़े हैं। तो ब्राह्मणों ने एससी एसटी ओबीसी के 6000 जाति के टुकड़े किए
6,000 जाति के टुकड़ों में इन्होंने बांटा। तो 6,000 जाति के टुकड़ों में इन लोगों ने बांटा। तो ये ब्राह्मण जो है बांटने की वजह से 3.5% संख्या में है, और बांटने की वजह से वो देश का रूलिंग क्लास बना हुआ है। रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि ब्राह्मण रूलिंग भी है और अपोजिशन में भी है। ब्राह्मण रूलिंग में भी है, अपोजिशन में भी है। जो अपोजिशन में है अभी कांग्रेस, वो रूलिंग में थी। वो रूलिंग में थी कांग्रेस, वो गई और उसके जगह बीजेपी आई। अब बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी वाले भी ब्राह्मण हैं, कांग्रेस वाले भी ब्राह्मण हैं। अगर हम और समझने के लिए, एक राजा राम है तो एक सीताराम है, एक राजा राम है तो एक सीताराम है। तो हम लोगों के सामने राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम का भजन गाने के अलावा कांग्रेस को हटाते हैं, बीजेपी को लाते हैं, बीजेपी को हटाते हैं, कांग्रेस को लाते हैं। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। तो हम लोग राजा राम को हटाते हैं, सीताराम को लाते हैं, सीताराम को हटाते हैं, राजा राम को लाते हैं। हम लोगों की मानसिकता गुलामी की है। हमारे बहुसंख्यक लोग ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? शासन करना हमारा काम नहीं है। शासन करना हमारा काम नहीं है। बहुसंख्यक लोग हमारे समाज के, आप लोग हमारे लोगों की मानसिकता का अध्ययन करो तो पता चलेगा शासन करना हमारा काम नहीं है। शासन करना तो उन लोगों का काम है। ये हमारी मानसिकता है कि शासन करना उन लोगों का काम है। तो हम क्या करते हैं, एक राजा राम को हटाकर सीताराम को लाते हैं और सीताराम को हटाकर राजा राम को लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि राज करने का काम वही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। जबकि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है राजतंत्र के विरोध में लाया गया नया तंत्र है। लोकतंत्र क्या है? राजतंत्र के विरोध में लाया गया नया तंत्र है। राजतंत्र क्या होता था? राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, मगर वो राजा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होता है। राजा के घर में बच्चा पैदा नहीं होता, राजा पैदा होता है। उसको बचपन में राजकुमार बोलते हैं, उसको राजकुमार बोलते हैं। राजा के घर में राजा पैदा होता है, रानी के पेट से राजा पैदा होता है। ये पहले व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के विरोध में विद्रोह हुआ यूरोप में, विद्रोह हुआ और नया कंसेप्ट आ गया लोकतंत्र का। वैसे तो प्राचीन भारत में, हमारे देश में लोकतंत्र था। बुद्धा के आंदोलन के बाद हम देखते हैं चुनाव होते थे, मगर उस बात को हमारे लोगों का जो इतिहास है ठीक तरीके से ना जानने की वजह से हम लोग ठीक तरीके से समझते नहीं है। तो जब ये अंग्रेज भारत में आए और अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो अंग्रेज भारत में रहे तो वो
चुनाव करवाते थे। अंग्रेजों ने अपने निगरानी नियंत्रण में चुनाव करवाया और निगरानी नियंत्रण में चुनाव करवाने के बाद फिर वो भारत छोड़कर गए, फिर वो ट्रांसफर ऑफ पावर कह के चले गए और फिर वो व्यवस्था संविधान सम्मत बनाई गई और इस तरह से वो कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अभी भी तैयार नहीं हैं, इसके लिए हम लोग अभी भी तैयार नहीं हैं। हम लोग वोट करने का काम करते हैं, लाइन लगाते हैं, बड़े अनुशासित तरीके से वोट डालते हैं। मतलब वोट हमारे ही लोग डालते हैं और जो ऊंचे जाति का आदमी है वो वोट डालने के लिए नहीं जाता है, हमारे ही लोग वोट डालते हैं। ऊंचे जाति के लोगों को पूछो भाई क्यों नहीं डालते हो, क्या करने की जरूरत, तो हमारा ही तो राज आने वाला है। वो वोट नहीं डालते फिर भी उनको मालूम है हमारा ही राज आने वाला है, क्योंकि हम लोग ये मानकर चलते हैं, हमारी मानसिकता है कि राज करना हमारा काम नहीं है। और इस तरह से हम लोग जो है, हमारे हजारों सालों के विदेश से आए हुए लोगों ने जो मानसिकता निर्माण की, ये जो हीन भावना निर्माण की, ये जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया हमारे लोगों के जहन में, ये बदलना जरूरी है। और इसीलिए वोट का अधिकार दिया गया है। वोट का अधिकार चुनाव जितवाने का या चुनाव लड़ने का केवल मात्र अधिकार नहीं है, दूसरों को जितवाने का अधिकार नहीं है, खुद चुनाव लड़ने का और फिर चुनाव जीतने का। और अगर बहुसंख्यक मेंबर पार्लियामेंट अगर हमारे चुनकर आते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री बनाने का ये अधिकार संविधान में हम लोगों को बहाल किया गया है। और अभी भी बहुसंख्यक जो हमारे लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती है। गांव में अभी भी जो ताकतवर लोग होते हैं वो ताकतवर लोगों के पीछे हमारे लोग खड़े हो जाते हैं और वही सिस्टम जो है सारे देश भर में फिर चलता रहता है। तो ये बदलने की जरूरत है। ये बामसेफ जो है ये बदलने के लिए बनाया गया संगठन है। तो बदलने के लिए पहले हमें लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। अगर हम लोगों के मानसिकता में बदलाव लाते हैं तो ही परिवर्तन हो सकता है। मानसिकता में बदलाव लाने के लिए विचारधारा को हथियार बनाना पड़ेगा। किसी का मानसिक बदलाव ऐसा करके ऐसा करके मानसिक बदलाव नहीं लाया जा सकता। किसी को कॉलर पकड़कर बदलाव नहीं लाया जा सकता। मानसिक बदलाव विचारधारा के आधार पर लाया जा सकता है और विचारधारा के आधार पर बदलाव लाने के लिए एक बार किसी को आपने विचार बताया तो एक बार बताने के बाद वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे पत्थर का भगवान बनाना है, पत्थर का मान लो भगवान बनाना है, तो जो पत्थर का भगवान बनाने वाला कारीगर है तो छन्नी और हथौड़ा लेता है और एक टाका मारने के बाद भगवान बनता है? नहीं बनता है। वो मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, बहुत टाके मारते रहता है, मारते रहता है, मारते रहता है, हजारों लाखों कई लाखों टाके मारता है और फिर जाके एक आकार बनता है भगवान का। और फिर भगवान का आकार बनने के बाद उसको मंदिर में स्थापित करके उसकी लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से जो कैडर है, वो कैडर जो केवल एक ह्यूमन है, कैडर बनाना वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक ह्यूमन है, वो एक मनुष्य है, उसको कैडर बनाना है।
तो मनुष्य को कैडर बनाना है तो उसके लिए उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उसको उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व, संगठन और तमाम बातें हैं जो 5 दिन की ट्रेनिंग में मैं विस्तार से बताते रहता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों ने 5 दिन का मेरा ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया होगा। आप लोग जानते हैं कि 5 दिन मैं अकेला ही बोलता हूँ और 5 दिन तक ये जो विषय है, ये विषय विस्तार से लोगों को, बारीकी से विस्तार से लोगों को, इधर आ जाओ, बैठो, नीचे बैठो, और ये जगह अगर ख़त्म हो जाए तो इधर ऊपर बिठाने का है। ये केवल हमारे लिए ही नहीं है, लोकतंत्र है। इन लोगों की वजह से हम आए। ये लोग अगर नहीं आए तो हम किसके सामने बात करेंगे? लोग है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो लोग महत्वपूर्ण होते हैं लोकतंत्र में, तो लोगों का महत्व है, इसलिए लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो संगठन जो है ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। संगठन बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें विचारधारा का उपयोग और प्रयोग किया जाता है, विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाता है। और एक बार विचारधारा बताने से सामने वाले व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती है, कई बार उसको समझाना पड़ता है। समझाने के बाद उसके सवाल रहते हैं, सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और सवालों के जवाब दे देकर हमने इतना, मैं तो अभी 50 साल लगाया, अभी मेरी 70 साल की उम्र है, तो 19 साल की उम्र में मैंने ये काम शुरू किया, तो 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है भाई ये काम करते करते। तो बहुत ज़्यादा समय लंबा लगाकर इतना बड़ा, पहले इतना हमारा नेशनल अधिवेशन होता था। कुछ पुराने लोग हैं, इतने जो लोग हैं, इतना नेशनल अधिवेशन होता था। तो नेशनल अधिवेशन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें 26 राज्यों के 32 राज्यों के लोग आते हैं, डेलीगेट आते हैं, ब्रह्मदेश और बांग्लादेश के बॉर्डर से भी लोग आते हैं। और किसी को आने जाने का खर्चा हम नहीं देते हैं, किसी को खाने का खर्चा हम नहीं देते हैं, हम केवल विचारधारा की खुजली लगाते हैं, विचारधारा की खुजली लगाते हैं। और एक बार जिसको खुजली लग जाती है तो वो खुद ही खुजाने के लिए आता है, क्योंकि जब आपको खुजली लगती है तो आप जब खुजाते हो तो अच्छा लगता है, खुजाते अच्छा लगता है, तमाम लोगों को अच्छा लगता है। तो ये खुजली जो है विचारधारा की खुजली है, तो ये लगती है तो हर आदमी इसको खुजाते रहना चाहता है। तो इससे बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। हम लोग केवल महापुरुषों का जय जयकार करने वाले लोग हैं, केवल जय जयकार करते रहते थे। बामसेप संगठन है जो महापुरुषों की विचारधारा समझाया, महापुरुषों का आंदोलन समझाया, महापुरुषों का संगठन समझाया, संगठन क्या होता है ये समझाया, संगठन कैसे बनता है ये समझाया, संगठन कैसे चलता है ये समझाया, संगठन का संचालन कैसे होता है ये समझाया। बड़े बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन 5-5 दिन के लेकर 5-5 दिन तक लोग वहाँ आते हैं, 5 दिन तक आते हैं, बहुत विशाल संख्या में आते हैं और 1 घंटे में खाना खाकर बराबर हाजिर हो जाते हैं।
उसको मालूम, अरे मेश्राम साहब का भाषण शुरू होने वाला, तो वो उसको मालूम हो गया कि मेश्राम साहब का भाषण सुनना इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। आदमी और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है, आदमी और जानवर में कोई खास फर्क नहीं है। आदमी खाना खाता है, जानवर भी खाता है, और आदमी जो करता है जानवर वो सभी करता है, जानवर जो करता है वो सभी चीजें जानवर आदमी करता रहता है। तो आदमी और जानवर में फर्क क्या है? आदमी और जानवर में केवल एक फर्क है, वो है बुद्धि। आदमी और जानवर में अगर कोई फर्क है तो वो बुद्धि है। जानवर में विवेक बुद्धि नहीं होती है, आदमी में विवेक बुद्धि होती है। जानवर में भी एक बुद्धि होती है, वो सहज बुद्धि होती है, मगर उसमें विवेक बुद्धि नहीं होती है। विवेक बुद्धि और सहज बुद्धि में क्या अंतर है? जो गलत को गलत कह सकता है, जो सही को सही कह सकता है, तो एक क्षमता को विवेक बुद्धि कहते हैं। हमें हर शब्द का निश्चित अर्थ मालूम होना चाहिए, और निश्चित अर्थ मालूम होने के आधार पर हमको शब्दों का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। कोई भी शब्द कहीं पर भी उपयोग और प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हर शब्द का निश्चित अर्थ होता है और जानबूझकर विचारपूर्वक लिखा जाता है, जानपूर्वक विचारपूर्वक बोला जाता है, और उसी अनुपात में उसका ग्रहण करना होता है। तो कार्यकर्ताओं को हमारा एक दिन का अधिवेशन है, पहले ये 2 दिन का होता था, और फिर राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिन का होता है। तो ये एक प्रकार से प्रशिक्षण है। इसमें बहुत सारे नए विषय आते हैं, और इन नए विषयों पर बोलने और समझाने का मामला आता है। तो ये जो संगठन है, ये संगठन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बामसेफ का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी, यानी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों ने रिजर्वेशन में नौकरी ली है, रिजर्वेशन में प्रोफेशनल एजुकेशन में, मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। किसी को नहीं मिलता है, मेरिट में मिलता है। तो ये रिजर्वेशन है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ये कहे कि हम तो अभ्यास करके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। अरे भाई, डॉक्टर और इंजीनियर अभ्यास करके हो सकते हैं, एडमिशन मिलने के बाद, एडमिशन मिलने के बाद हो सकते हैं। तो एडमिशन कैसे मिलेगा? वो रिजर्वेशन में मिलेगा। रिजर्वेशन क्यों मिला? तो समाज ने, अनपढ़ गवार लोगों ने आंदोलन चलाया, फुले शाहू अंबेडकर के नेतृत्व में। केवल बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में नहीं, यहां ज्यादातर लोग आते हैं केवल बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, फुले शाहू का नाम लेते हैं, और आप लोग केवल बाबा साहब का नाम लेते हैं, और बाबा साहब अंबेडकर फुले शाहू का नाम लेते हैं। तो फुले शाहू का नाम बाबा साहब अंबेडकर लेते हैं तो कोई वजह है ना, बेवजह तो नहीं ले रहे हैं। तो इतिहास में जिनका जो रोल है, वो रोल उन्होंने किया, उसकी गुणग्राहकता होनी चाहिए, और उसने जो कुछ कंट्रीब्यूट किया उसकी मान्यता होनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलना जरूरी है कि भाई उसका नाम हम क्यों ले रहे, उसने बड़ा काम किया, इस वजह से वो आदमी प्रेरणा लेने लायक है। तो आदमी प्रेरणा लेता है कि मैं भी ऐसा काम करूं कि मेरा नाम भी कोई बाद के समय में, मेरे मरने के बाद भी लेता रहे।
तो प्रेरणा लेने जैसा काम होना चाहिए। काम करना चाहिए मगर प्रेरणा लेने जैसा काम होना चाहिए। जो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, ये जो व्यवस्था है, ये जो वर्टिकल व्यवस्था है, ये वर्टिकल व्यवस्था हम ऐसी हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, यानी सभी को समान बनाना चाहते हैं, सभी लोगों को समान व्यवस्था का सदस्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में हमारे लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। हमारे पास कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, तो हमारे पास जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिन्होंने हमारे महापुरुषों के आंदोलन से फायदा लिया और उनको नौकरी मिली, रिजर्वेशन मिला, तो उनके ऊपर महापुरुषों का उपकार है। उस उपकार से उरून होना, उस उपकार से उरून होना, उस कॉन्सेप्ट का नाम है पे बैक टू सोसाइटी। उरून होना यानी हम पर कर्जा है, हम पर हमारे समाज का कर्जा है, हमारे लोगों का कर्जा है, समाज का कर्जा है। उस कर्जा से उतराई होना, उस कर्जा से उरून होना, समाज का कर्जा हम लोग परतफेड़ कर दे। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया बामसेप निर्माण का, पे बैक टू सोसाइटी। जो पीछे रहे हैं, जो यहां आए हैं वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो नहीं आए वो गांव देहात में ऐसे पड़े हुए, उनको मालूम भी नहीं कि दिल्ली में 5 साल में सरकार आ रही जा रही है, लोकतंत्र में कौन आ रहा जा रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। वो बोलता है कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, हमको तो दिन भर मेहनत किए बगैर खाना मिलना नहीं है, तो हमको तो मेहनत करना होगा। तो ये जो लोग हैं इनके जीवन में भी बदलाव होना जरूरी है। हम उन्हीं में से आए हुए, मैं तो देहात का रहने वाला हूँ, मैं देहात से आया हुआ हूँ, गांव से आया हुआ हूँ, और मैं देहात में मेरा पालन पोषण हुआ है और आप में से बहुत संख्याक लोगों का हुआ होगा, तो आपको भी देहात के लोगों का जीवन मालूम हो। तो इसलिए आप लोगों को भी लगता होगा कि उन लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, निश्चित रूप से बदलाव आना चाहिए। और ये बदलाव करने के लिए ये बामसेप जो है, जो पीछे रहे हुए लोग, पे बैक टू सोसाइटी, जो पीछे रह गए, उन लोगों को आगे लाने के लिए, उनकी भी तरक्की हो जाए, उनका भी विकास हो जाए और उनको भी जीवन का नया अर्थ समझ में आ जाए। और अगर गांव के किसी आदमी को ये बताया जाए कि भारत जैसा एक अमेरिका भी है, हमें तो कुछ पता नहीं है, कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, हमें तो कछु पता नहीं है, कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु पता नहीं है। तो इसलिए तो जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनको तो ये जीवन, जिंदगी और सारे दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो निश्चित रूप से इस जीवन में बदलाव होना जरूरी है। और बदलाव कोई जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जिन्होंने नियंत्रण किया हुआ है, वो लोग आसानी से बदलाव करने के लिए राजामंद नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं। जिनका कंट्रोल है, जिनका कब्जा है, वो आसानी से बदलाव करने के लिए राजी नहीं होते हैं। और इसलिए संगठित शक्ति निर्माण करना जरूरी होता है। संगठित शक्ति का उपयोग करके बदलाव कराना, संगठित शक्ति का निर्माण करके बदलाव लाना पड़ता है। संगठित शक्ति किस लिए निर्माण करना होता है, ये हम लोगों को जानकारी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये संगठित शक्ति निर्माण करना बहुत जरूरी है। और संगठन कैसे निर्माण करना है, बहुत लंबी प्रक्रिया है,
बहुत लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है, बहुत दुखदायी प्रक्रिया है। और अनुशासन ये भी आपको एक जगह आपको बांध के नहीं रखा गया है, मगर अनुशासन की वजह से आप बांध कर रखने से भी ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो किसी मकसद से बंधे हुए हैं, किसी विचारधारा से बंधे हुए हैं और किसी उद्देश्य से बंधे हुए हैं। तो ये निर्माण करने के लिए ऐसे अधिवेशन होते हैं और 5-5 दिन तक चलते हैं और 5-5 दिन तक ट्रेनिंग चलता है और 5-5 दिन तक विस्तार से सारी बातें बताई जाती है, समझाई जाती है और तब कहीं जाकर ये सारा मामला ये तैयार होते हैं। तो इसलिए साथियों, ये हम लोग जो है इस तरह का संगठन निर्माण किया है, विशाल संगठन निर्माण किया है और अब संगठन निर्माण से आगे चलने की जरूरत है। अभी हम लोगों को संगठन के आगे आंदोलन करने के रणनीति पर दूसरा स्टेप लेना है, रणनीतिक बदलाव। अभी हमारे आंदोलन में बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव लाने की जरूरत है। ये रणनीतिक बदलाव क्या होगा? ये रणनीतिक बदलाव करने के लिए एक नया संगठन बनाया गया है, भारत मुक्ति मोर्चा। ये भारत मुक्ति मोर्चा कर्मचारी लोगों का संगठन नहीं है। ये विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, कामगार, इन लोगों का संगठन है। ये नॉन एम्प्लॉइज लोगों का संगठन है। ये 98% लोगों का संगठन है। तो अब हम लोग 98% लोगों का संगठन हम लोगों को बनाना है। तो समाज में जाना है, लोगों में जाना है। अभी हमारी रणनीति में ये बड़ा बदलाव हम लोग कर रहे हैं कि अब हमें लोगों के बीच में जाना है, 98% लोगों के बीच में जाना है। पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर 98% लोगों के बीच में जाना है और 98% लोगों को जगाना है, जोड़ना है और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना है और शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना है, ताकि शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके इस देश में विशाल जन आंदोलन का निर्माण हो सके। तो विशाल जन आंदोलन का निर्माण करना ये हम लोग इस देश में करना चाहते हैं। 8 अगस्त 1942 को ये गांधी और कांग्रेस के लोगों ने प्लान बनाया और फिर अंग्रेज़ों को भगाने का आंदोलन चलाया और गांधी जी ने लोगों को अपील किया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए और अंग्रेज विदेशी थे, वो चले गए और ब्राह्मण लोगों को ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले गए। एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी जो ब्राह्मण है उसको हैंडओवर करके चला गया। कुछ लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग, ब्राह्मण शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो लोगों को बताना जरूरी है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है, तो ये लोग अभी रूलिंग में भी ब्राह्मण हैं और अपोजिशन में भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई थी और बीजेपी भी ब्राह्मणों ने ही बनाई है। तो ये ब्राह्मणों का संगठन है, दोनों ब्राह्मणों का संगठन है और ब्राह्मणों का नियंत्रण है। अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है, तो एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया
और हम लोग भ्रम में ही पड़े हुए हैं कि हम आजाद हो गए, हम लोग आजाद हो गए, ये भ्रम में पड़े हुए हैं। और भ्रम में ही रहे, हम लोग भ्रम में ही रहे। हर 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री गिनती करके बताता है कि अब इतने साल हो गए हम आजाद, अब इतने साल हो गए। साल भर में हम भूलने की कोशिश करते कि हम नहीं आजाद हुए, फिर याद दिलाने आजाद हुए, अब इतना साल हो गया, फिर इतना साल हो गया, इतना साल हो गया, हम आजाद हो गए, आजाद हो गए। और ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा गधे बने हुए हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज्यादातर गधे बने हुए लोग हैं। ये अनपढ़ लोगों ने तालियां बजाई, पढ़े लिखे लोग तालियां नहीं बजा रहेंगे, वो नहीं बजाएंगे, वो लोग स्वाभाविक है। अनपढ़ लोगों को अच्छा लग रहा है इसलिए बजा रहे हैं। तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस बात को समझना जरूरी है कि 15 अगस्त 47 को हम आजाद नहीं हुए। जो अंग्रेज थे, विदेशी थे, डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है, हम नहीं कह रहे, तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण विदेशी है। और अब तो आरएसएस के लोगों ने भी मान लिया, ना मानते तो देश का प्रधानमंत्री किसको बनाए भाई? नरेंद्र मोदी को बनाए। चलो खैर, आप लोग समझ रहे हैं कि बहुमत हासिल किया बीजेपी ने, बहुमत हासिल किया आरएसएस ने, आरएसएस बनाई भाजपा ने, आरएसएस बनाई, आरएसएस के लोगों ने भाजपा बनाई, तो ये सारे ब्राह्मण लोग हैं। आरएसएस का जो सेंट्रल कमेटी है वो 100% आज भी ब्राह्मण है। 100 साल पहले भी ब्राह्मण थे और 100 साल बाद भी ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण, आप लोगों को लगता है देश पर मोदी का राज है, मोदी का नहीं, आरएसएस का राज है। आरएसएस में सारे के सारे सेंट्रल कमेटी में ब्राह्मण है। तो वो लोग पर्दे के पीछे सरकार चला रहे। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है? ले लो, इसका सबूत ले लो। मोदी ओबीसी है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, मगर प्रधानमंत्री ओबीसी होकर भी ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर रहा है। ओबीसी होकर ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास गिनती करने का अधिकार, अब आपको समझ में आ गया। मोदी प्रधानमंत्री है मगर पावर आरएसएस के पास है, मोहन भागवत के पास है। वो जो निर्णय आरएसएस में करते हैं वो अमल करने के लिए मोदी को देते हैं और मोदी उस पर फैसले करते हैं और लागू करते हैं। तो ये कार्यकारी मंडल है। ये जो मोदी का केंद्रीय मंत्रिमंडल है ये आरएसएस का कार्यकारी मंडल है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो इस तरह से इन लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के बाहर रहकर, जिनकी कोई संसद में जवाबदेही नहीं है, सत्ता उन्होंने हथिया ली। जवाब मोदी को पार्लियामेंट में देना पड़ता है और सत्ता का उपभोग आरएसएस के लोग कर रहे हैं। संविधान में लिखा है जिसके पास सत्ता होगी संसद के प्रति जवाबदेह होगा, और कोई भी सांसद उसको सवाल पूछेगा तो प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देना होगा। सत्ता आरएसएस के पास है, जवाब आरएसएस के लोग दे नहीं रहे, देना पड़ता है मोदी को। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास चला गया है। ये तकनीक उन्होंने डेवलप किया है, इसलिए इसको बदलना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को खत्म करना। आरएसएस का केवल विरोध करना जरूरी नहीं है। आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं
तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे नहीं है। आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, आरएसएस संविधान को मानता नहीं है, संविधान के अनुसार चलता नहीं है। आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, बामसेप रजिस्टर्ड संगठन है, बामसेप रजिस्टर्ड संगठन है। तो हमें साथियों लोगों को ठोस कारण देना जरूरी होता है। जो आरएसएस है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के बाहर है, और संविधान के बाहर रहकर सारा देश का कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसे गैर जवाबदेह व्यवस्था जिसके विरोध में हम लड़ रहे हैं, इसको बदलना होगा, इसको बदलने की जरूरत है। दूसरी और आखिरी बात कह के समाप्त करता हूं। भाजपा के विरोध में जब चुनाव होता है, कांग्रेस के विरोध में जब चुनाव होता है, तो कांग्रेस के विरोध में भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है और भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, भाजपा और आरएसएस दो लोग चुनाव लड़ते हैं। दो लोग एक संगठन से चुनाव लड़ते हैं विरोध में, तो दो संगठन वाले कामयाब हो जाएंगे। तो आरएसएस वाले लोग भाजपा का कैसे प्रचार करते हैं? भाजपा का प्रचार करने के लिए घर से निकलते हैं, वो भाजपा के लोगों का आधा कप चाय भी नहीं पीते। आधा कप, पूरा कप तो बहुत दूर की बात, आधा कप चाय भी नहीं पीते। भाई तुम्हारा चाय नहीं चाहिए, तुमको चाहिए तो हम पिला देते। भाजपा वालों को बोलते तुमको सत्ता हम दे देते। तो इस तरह का संगठन उन्होंने बनाया और उसमें 99% लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग काम करते हैं, कैडर बनकर काम करते हैं। और उसका कारण क्या है? उनके दिमाग में डाला है कि आरएसएस राष्ट्रभक्त संगठन है। हम लोग तो स्वाभाविक राष्ट्रभक्त है और आरएसएस के लोग ट्रेनिंग दिए हुए राष्ट्रभक्त है। हम लोग नेचुरल राष्ट्रभक्त है और आरएसएस के लोग ट्रेनिंग दिए हुए राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है, हमारे मन में राष्ट्र के प्रति विरोध में कोई भावना आती ही नहीं है, तो नेचुरल राष्ट्रभक्त। तो इस तरह से साथियों हमें अपना आंदोलन अपने बलबूते पर बुद्धि पैसा हुनर समय श्रम के आधार पर करना है। और इसके आधार पर जब तक हम चलाएंगे तो ये आंदोलन स्वाभिमानी स्वावलंबी होगा। और जो आंदोलन स्वाभिमानी और स्वावलंबी होगा वही परिवर्तन कर सकता है, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। एक कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। 2:01 हो गया है, 1 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया है, इसलिए क्षमा प्रार्थी। उठना नहीं है किसी को भी, बैठ कर रहिए। अभी सत्र समाप्त नहीं हुआ है। साथियों, जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन पिछले 50 सालों से बामसेप की ओर से चलाया जा रहा है, इस आंदोलन को चलाने के लिए जो बामसेप के कार्यकर्ता है वो समाज में जाकर लोगों से साधन इकट्ठा करने का काम करते हैं, खुद का भी साधन देते हैं। इसके तौर पर यहाँ पर माननीय मेश्राम साहब को, सभी साथियों को बैठना है, जाना नहीं है। वहाँ पर खाने की शुरुआत अभी नहीं हुई है। तो माननीय मेश्राम साहब को यहाँ पर जन आंदोलन के लिए यहाँ पर निधि दिया जाएगा। तो प्रोटॉन, ये जो बामसेप का सहयोगी संगठन है, इसके द्वारा प्रोफेसर्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के द्वारा मेश्राम साहब को 1 लाख रुपए का नोटों का हार यहाँ पर भेंट किया जाएगा। तो प्रोटॉन के जो साथी हैं, माननीय डॉक्टर DR कसाब साहब,
मनोज लोहे सर, गजानन उल्ले सर, सिद्धार्थ कांबळे, राजेंद्र ढवळे, जयप्रकाश रामटेके, तपोवन पाटील, स्वप्नजा रवींद्र राणे, अनिल तुमडाम सर, सोमेश्वर खानंदे, महेंद्र मेश्राम, शीतल डोंगरे, प्रदीप चोपड़े, संदेश कदम, मनोज मेश्राम, पीबी लोखंडे साहब, कन्हैया दादुरे सर, धनराज वाघमारे, बनवान हनवते, मोहन मिसाळ सर, भारत पगारे सर, इनके द्वारा यह सामने आकर कांबळे सर ऐसा, तो ये 1 लाख रुपए का जो नोटों का हार है वो यहाँ पर ये भेंट किया जा रहा है। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि ये 1 लाख रुपए का हार भेंट करें। साथियों, इसके बाद सभी विंग के जो लोग हैं जो यहाँ पर फंड देने वाले हैं वो यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में आकर खड़े रहे। बीन के लोग, लहुजी क्रांति मोर्चा के लोग, बीएमपी के लोग, आरएमबीकेएस के लोग, ये सहयोगी संगठन के लोग। इसके बाद साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा यहाँ पर मेश्राम साहब को 1 लाख रुपए का नोटों का हार जो है वो यहाँ पर भेंट किया जाएगा। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो राज्य पदाधिकारी है, राज्य प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है एवं कार्यकारी सदस्य है, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आकर मेश्राम साहब को इस 1 लाख रुपए के नोटों के हार से सम्मानित करें। यहाँ पर ये 1 लाख रुपए का हार जो है ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की ओर से मेश्राम साहब को, साइड को खड़े रहे थोड़ा सा, मेश्राम साहब को ये 1 लाख रुपए का हार भेंट कर रहे। कृपया सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं, सर्वांना दिसेल सर्व खाली बसून घ्या, थोडं साथी बैठे रहे, बैठे रहे। साथियों, उसके बाद जो भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोगी संगठन है लहुजी क्रांति मोर्चा, इस लहुजी क्रांति मोर्चा की ओर से कृपया खाली बसून घ्यावं, सर्वांनी खाली बसून घ्यावं, थोडंसं सर्वांना दिसेल ते, कृपया सर्वांनी खाली बसून घ्यायचं आहे। लहुजी क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी, राज्य प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष एवं सभी कार्यकारी सदस्य जो है वो मंच पर आए। लहुजी क्रांति मोर्चा की ओर से मेश्राम साहब को 50,000 रुपए का नोटों का हार यहाँ पर भेंट किया जाएगा। मैं उनसे 1 लाख है तो ये सुधार करता हूँ, लहुजी क्रांति मोर्चा की ओर से 1 लाख रुपए की राशि नोटों के हार के रूप में यहाँ पर भेंट की जा रही है। तो वो लहुजी क्रांति मोर्चा के जो पदाधिकारी है वो ये राशि भेंट करे। लहुजी क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी। उसके बाद साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी ये जो संगठन है इसकी ओर से मेश्राम साहब को पहले फेज में, इस सत्र में, अगले सत्र में भी वो इस तरीके के नोटों के हार अगले सत्र में भी भेंट किए जाएंगे, क्योंकि वो अभी बन रहे हैं, कुछ हार अभी बन रहे हैं तो अगले सत्र में दिए जाएंगे। तो बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से ये पहले सत्र में, इस उद्घाटन सत्र में 50,000 रुपए का नोटों का हार यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रभारी माननीय सुमित्रा हेरे सर, प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रताप दादा पाटिल सर और राज्य कार्यकारी समिति के सभी पदाधिकारियों का अनुरोध है कि वो 50,000 रुपए का नोटों का हार, और साथी जो है वो मंच पे थोड़े विस्तारित रूप में खड़े रहे, एक जगह इकट्ठा कर नहीं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से ये 50,000 रुपए का नोटों का हार मेश्राम साहब को भेंट किया जा रहा है। साथियों, उसके बाद बामसेप का कर्मचारियों का विंग है, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, आरएमबीकेएस के नाम से जाना जाता है। तो ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से साथियों, जिन साथियों का हो गया है वो मंच के नीचे आ जाए, मंच से नीचे उतरे।
जिनका हार भेंट हो चुका है, अहिरे साहब आप नीचे, जिन लोगों का हार भेंट हो चुका है वो कृपया चलो, हो गया। बाकी और संगठन है, आप चलिए। चलो, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के ओर से यहाँ पर माननीय मेश्राम साहब को 1 लाख रुपए के नोटों का हार से सम्मानित किया जा रहा है। 1 लाख रुपए की राशि भेंट की जा रही है। बीवीएफ साथी, इनको तो ना 1 लाख रुपए कैश है। तो ये एक इधर है, आरएमबी केस 1 लाख हो गया क्या? हो गया, आरएमबी केस का हो गया। अभी आरएमबी केस की ही असंगठित जो अनऑर्गेनाइजर सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा मेश्राम साहब को यहाँ पर हार बनाना था, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचे, इसलिए हार के बजाय वो हार के रूप में ही यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की विंग है, उसकी ओर से ये 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर भेंट की जा रही है। हाँ, अभी देते तुरंत। हाँ देतो, किसका है वो? गायकवाड साहेब नाही, क्या नाम है? करून टाकू आता, करून टाकू, नाही करून टाकू लगेच। माननीय डी.आर. गायकवाड़ साहब और उनके साथी, माननीय डी.आर. गायकवाड़ साहब और उनके साथी यहाँ पर 10,000 रुपए का नोटों का हार जो है मेश्राम साहब को ये दे रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और मेश्राम साहब को 10,000 नोटों का हार, ये किसकी तरफ से? ये 10,000 नागपुर वाले की तरफ से नहीं, वो अलग है। हाँ, ये थाना ग्रुप की ओर से है। 10,000 रुपए की राशि यहाँ पर भेंट की जा रही। साथियों, 1 करोड़ रुपए की घोषित करना। नागपुर वाले का नागपुर वाले। हाँ साथियों, इसके बाद सुधीर रामदास नगराळे, धामनगांव रेलवे, इनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर, उनको 50 साल हो गए, इसके अवसर पर 50,000 रुपए का चेक वो मान्यवर मेश्राम साहब को दे रहे हैं। सुधीर रामदास नगराळे, ये घ्या ना हार सर, 50,000 रुपये हार घ्या ना। ये हाँ। नागपुर वाले थे ना। हाँ ना। उसके बाद प्राध्यापक गजबे, गजानन वहाने सर, मेघाजी लोखंडे सर, भीमराव लांजेवार सर, डॉक्टर राजेंद्र ढवड़े सर और सभी साथी 10,000 रुपए साहब को दे रहे हैं। हाँ, घ्या सर। हाँ। उसके बाद एक चेक घ्या। रामराव साहेबराव होडगीर, रामराव साहेबराव होडगीर वो 7,000 रुपए का चेक दे रहे हैं। त्यांनी आपल्या मुलीचा विवाह पारंपरिक पद्धतीने न करता सत्यशोधक पद्धतीने केला। समाजात आदर्श निर्माण करून राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधी म्हणून 7,000 रुपयाचा चेक माननीय रामराव साहेबराव होडगीर, मौर्य क्रांती संघ पुसद हे देत आहे। गेलं ओके। त्यानंतर लीला मारुती येरुकार, बुलढाणा 5,000 रुपये निधी देत आहे। त्यानंतर ज्योती सरकटे मॅडम, आपल्याला पुढे यायचं आहे। ज्योती सरकटे मॅडम, 5,000 रुपये। हा, त्यानंतर फुलाताई जाधव मॅडम, मुंबई, यांच्याकडून 2,000 रुपयाचा निधी दिला जात आहे। फुलाताई जाधव मॅडम, ओके। त्यानंतर राहुल मेश्राम, धामणगाव रेल्वे, अमरावती, 1,000 रुपयाचा हार साहेबाला घालत आहे।
राहुल मेश्राम नाही काय अरे जे आहेत त्यांचं हो. जे नसतील तर नका. समीर ढगे धामणगाव रेल्वे अमरावती 500 रुपये. सोडा सोडा. त्यानंतर अस्मिता कसाब 1000 रुपये वाढदिवसाच्या निमित्तानं निधी देत आहे. अस्मिता कसाब जे जे अस्मिता हा कुठे पैसे पैसे सरांकडेच आहे. पाकिट कुठे पाकिट नाही त्यांच्याकडे. सरांनी काय त्यांचं नाव सर? एक मिनिट. कुमारी अस्मिता कसाब ही लोक उपस्थित नसल्यामुळे अडचणी. हे कुणाचे? हा समीर ढगे 500 रुपये साहेबांना जन आंदोलन निधी म्हणून देत आहे. चिठ्ठी कुठे आहे? हा ना हा ना. कोणतं नाव? अरे ते हा स्वयं इंगोले पनवेल. पाकिट पुढे पुढे पाकिट पुढे. अरे सिस्टम अशी नाही आहे. एक मिनिट. दुसरे सत्र त्यांची चिठ्ठी घेऊन ये. चिठ्ठी. साथियों, महाराष्ट्र राज्य की ओर से ये शिल्पा निरंजन, अक्षता निरंजन और अक्षय हस्ते, इनकी ओर से बाबा हस्ते, इनकी ओर से 5000 रुपए की नगद राशि मेश्राम साहब को भेंट की जा रही है. हस्ते साहब, ये 5000 रुपए की राशि आप यहाँ पर भेंट कीजिए. सुधीर नगराळे इनकी ओर से उपस्थित है. सुधीर नगराळे 50,000 वाले. ओके ठीक है. साथियों, ये महाराष्ट्र राज्य बामसेब की ओर से कुल इस अधिवेशन के मौके पर जो कि महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश में मेश्राम साहब की हत्या करने के लिए किसी ब्राह्मण ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था. तो मेश्राम साहब ने जवाब देते समय कहा कि वो अगर ऐसा प्रयास करता है तो उसको मैं 1 करोड़ 1 लाख दूंगा. तो मेश्राम साहब हमेशा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है. महाराष्ट्र की ओर से मेश्राम साहब को ये व्यवस्था परिवर्तन की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महाराष्ट्र की ओर से 1 करोड़ रुपए का निधि जो है यहाँ पर दिया जाता है. और ये हम 31 अगस्त तक साहब को पूरा करके देंगे. तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो बामसेब और सहयोगी संगठनों के प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, इनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और मेश्राम साहब को ये 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर भेंट करे. ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट की जा रही है. साथियों, जिनका व्यक्तिगत रूप में, आपका नाम बताइए. MM भगत जी पाथरी से है, परभनी जिला से. वो 1000 रुपए की राशि यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं. तो वो 1000 रुपए की राशि यहाँ पर भेंट करें. MM भगत साहब, आप MN भगत साहब जो परभनी से है, वो 1000 रुपए की नगद राशि यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं. हाँ, लगे. सुधीर सोनटके साहब यहाँ पर बुल्ढाना यूनिट से 5000 रुपए का हार यहाँ पर मेश्राम साहब को नोटों का हार भेंट कर रहे हैं. सुधीर सोनटके साहब जो है वो 5000 रुपए का राशि यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं. महेंद्र कुमार अहिरवार और दयावती अहिरवार, इनकी कुटुंब की ओर से निवृत्ति के उपलक्ष्य में वो अभी सेवानिवृत्त रिटायर हो रहे, तो वो 50,000 रुपए का राशि यहाँ पर, ये चेक लीजिए. ये चेक 50,000 रुपए का. किधर है अहिरवार साहब? आप ये 50,000 रुपए का चेक मेश्राम साहब को भेंट कीजिए. जाइए. ये अहिरवार साहब 50,000 रुपए का चेक यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं. चलिए. ये समीर कुरैशी जी है, भारतीय युवा मोर्चा थाना जिला से है. वो 500 रुपए का नोटों का हार है, वो मेश्राम साहब को ये नोटों का हार पहनाना चाहते हैं. तो उनसे अनुरोध है
आपका नाम बताइए। तो आप ये हार पहने रमा फुलमाड़ी, ये 500 रुपए नगद मेश्राम साहब को इस जन आंदोलन के लिए भेंट करना चाहते हैं। उनसे अनुरोध है कि वो भेंट करे। समीर कुरैशी साहब भारतीय युवा मोर्चा थाना जिला से 500 रुपए की राशि भेंट की है। अभी ये माननीय आरबी परदेशी राष्ट्रीय मूल्यवासी पेंशनर संघ से 2000 रुपए अपना पेंशन फंड यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं, वो भेंट करे। और भी कुछ लोग व्यक्तिगत रूप में यहाँ पर राशि भेंट करना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। जिन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो यहाँ पर पे करे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाची या ठिकाणी बैठक होणार आहे। जिनको लंच ब्रेक मध्ये सर्वांनी इथे राशि यायचं भेंट आहे। करना है वो स्टेज पर आए। हे 500 रुपये माझ्यावर राहिलं. घोषित करू का? ये क्या नाम है? केरी इंदेव आरएमबी केस यूनिट से है, वो पनवेल से है। ये 50,000 रुपए की राशि यहाँ पर मेश्राम साहब को भेंट कर रहे हैं। ये केरी इंदेव अपनी राशि यहाँ पर भेंट करे। ओके, जाइए भेंट कर दीजिए साथियों। हाँ? बात अभी अगले सत्र में बाकी सब लोगों की राशि यहाँ पर भेंट की जाएगी और अगले सत्र में भी ये फंडिंग का कार्य चलेगा। तो साथियों, अभी आप लोगों के लिए ये भोजन का अवकाश समय होता है, तो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के साथ जल्दी भोजन लेना है। और जैसे ही भोजन होता है तो आपको इस पंडाल में आकर अपनी कुर्सियों पर आसन ग्रहण करना है। साथियों, अभी 3 बजे ये इसका प्रबोधन सत्र जो है वो शुरू होगा, उसके बाद 5:30 बजे दूसरा शुरू होगा। सरांकडे साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा महाराष्ट्र राज्याची मीटिंग मंचाच्या पुढे होणार आहे, तरी सर्व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की ते मंचाच्या समोर यायचं आहे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा महाराष्ट्र राज्याची मीटिंग मंचाच्या समोर होणार आहे। अभी लंच ब्रेक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचाच्या समोर यायचं आहे। साथियों, यहाँ पर कुछ बुक्स का साहब को पूछ लीजिए। ये मोटोरोला कंपनी का किसी का मोबाइल है, वो यहाँ पर आकर उसकी पहचान बताकर लेकर जा सकता है। ये सुरोसे सर के पास है, सॉरी सुरवाड़े सर के पास है, सुरवाड़े सर के पास है। साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाची महत्त्वपूर्ण महाराष्ट्र राज्याची मीटिंग मंचाच्या समोर होणार आहे, तरी महाराष्ट्र राज्याच्या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचाच्या समोर यायचं आहे। साथियों, यहाँ पर कुछ बुक्स का पब्लिकेशन होगा साहब। सर ये बुक पब्लिश करना है। बस 2 मिनिट आइए करायचं। हाँ बोल दिया साहब, आइए नाही, आ गए साहेबांनी सांगितले, विचार साहब ने बोल दिया। हाँ करवाइए, मला ते लक्षात आले म्हणून। नाम बोलिए, मैं देता हूँ। किताब का नाम है हिंदुत्व के आड़ में ब्राह्मणवाद, प्रकाशक है मूल्यवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट, एडवोकेट कमल किशोर, उत्तर प्रदेश से ये किताब उनकी है। ये यहाँ पर प्रकाशित की जा रही है, जिसकी सहयोग राशि 120 रुपये है। आठवणीतील रामदास दादा संत कैकाडी महाराज यांचे पुतणे यांच्याविषयीचं हे पुस्तक आहे। मूल्यवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट पुणे ये पुस्तकाचे लेखक आहेत भगवान दास गुगे शास्त्री, महाराष्ट्र से। याची किंमत आहे 100 रुपये
तर हे पुस्तक या ठिकाणी प्रकाशित होत आहे. लेखकही उपलब्ध आहेत. मान्यवरांच्या हस्ते या पुस्तकाचं प्रकाशन होत आहे. यानंतरचं पुस्तक आहे देव हे एक खूळ आहे, भगवान दास घुगे शास्त्री. याची किंमत आहे 60 रुपये. मूल्यवाशी पब्लिकेशन ट्रस्टच्या द्वारे हे प्रकाशित झालेलं आहे. त्यानंतर पुस्तक आहे धम्मविचार. लेखक आहेत प्राध्यापक दिनेश राऊत महाराष्ट्राचे. सहयोग राशी 100 रुपये. मूल्यवाशी पब्लिकेशन ट्रस्ट पुणे. धम्मविचार. साथियो, ही पुस्तकं आपण घेऊन जायची आहेत, वाचायची आहेत आणि या विचारांचा समाजामध्ये प्रचार प्रसार करायचा आहे. साथियो, पुन्हा हा एक मोबाईल या ठिकाणी सापडलेला आहे, लावाचा आहे. ज्याचा कुणाचा असेल त्याने ओळख पटवून घेऊन जायचा आहे. साथियो, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा अर्थात BVM to BVCSच्या ज्या सर्व तरुण विद्यार्थी आहेत त्यांनी पेंडॉलच्या बाहेर जिथं रजिस्ट्रेशन चालू आहे तिथं थांबायचं आहे. कारण भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रव्यापी एक विशाल अशा रॅलीचं आयोजन केलं आहे. ते येणाऱ्या 20 सप्टेंबरला औरंगाबाद शहरात अर्थात छत्रपती संभाजीनगर येथे संपन्न होणार आहे. तर त्या संदर्भातलं कॅम्पेनिंग करण्यासाठी पेंडॉलच्या बाहेर भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी जमा व्हायचं आहे. तिथं आपण त्याचं कॅम्पेनिंग करणार आहोत. तुमची लिस्ट आहे. 5,000 रुपयाची मी announcement केलेली आहे. तुम्ही नव्हते त्यावेळी. ठीक आहे, आता दुसऱ्या सत्रात बोलवा, त्यावेळेस येऊ परत. ते नाही. तुम्ही ते करा नियोजन. मी दुसऱ्या सत्रात साहेबांच्या ओके हरकत नाही. जाऊ द्या. साहेबाच्या भाषणाच्या अगोदर आपल्याला हे करायचं. गडबड झाली. गेले ते